हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं हूं रॉबिन चौधरी। स्वागत करता हूं हमारी 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज के डे 5 पर। हमारा ये पार्ट 5 है। किस चीज को लेकर चल रहे हैं दोस्तों? हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन जो 2 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ था, हम उसके सेक्शन वाइज इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं, जिनमें हमने ग्रामर, vocab, idioms, one line fillers एंड क्लॉज टेस्ट को डिस्कस कर लिया है अभी तक हमने। तो ये है हमारा डे 5 पार्ट 5। पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको क्या बोला जाता है? पैरा जंबल्स भी बोला जाता है, या फिर PQRS के नाम से जिन क्वेश्चंस को आप जानते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल में PQRS पूछे पहले से जाते थे, लेकिन साल 2022 के पेपर में जो 2023 में कंडक्ट हुआ था, एसएससी ने PQRS का लेवल रेज किया था। ठीक है, स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम हुई थी। सो उसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे PQRS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी ने पूछे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड अपनी तैयारी को जोर शोर से बढ़ाइए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहले PQRS क्वेश्चन को लेते हैं हम, पहले पैराजंबल को। Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. ठीक है, हमें इन sentences को जो jumbled है इनको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए। देखिए, पहले एक बार क्वेश्चन पर आने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। देखिए, PQRS जो हमारे पास पैराजंबल्स जो PQRS टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बहुत जरूरी होता है कि आप मुद्दे की बात पकड़े। आपको क्या करना है? आपको एक सब्जेक्ट वो उठा के लेके चलना है जिसके बारे में वो पैराग्राफ बात करना चाह रहा है, जिस चीज को वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है आपसे, उसको आप पकड़ के लेके चलेंगे एंड सीक्वेंस बनाते चलेंगे। इस सेशन को मैं एज अ टीचर नहीं पढ़ाने वाला हूं, इस सेशन को मैं एज अ स्टूडेंट ही पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आपके पास जब जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेज होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक पूरा मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने की कोशिश करें। आपको ऑप्शंस का भी सहारा लेना पड़ता है, ऑप्शन से भी मदद लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट क्या है, हम अपने सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे पहले, या फिर जिस चीज का भी आपसे इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, जिस चीज का भी पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन किया जा रहा है उस चीज को पकड़ेंगे एंड सीक्वेंस में लेके चलेंगे। देन देखेंगे उस सब्जेक्ट या वो जो इंट्रोड्यूस की गई है कोई भी चीज, उस चीज के बारे में आगे क्या पॉइंट्स बोलना चाह रहा है पैराग्राफ। इसके अलावा हम लोग तीसरा फोकस यहां पर रखेंगे किस पर? ऑप्शंस पर, क्योंकि ऑप्शंस इनको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व करवाते हैं। एंड हमारा पर्पज क्या है कि हम कम टाइम में पैराजंबल्स को सोल्व करें, सही से सोल्व करें, करेक्टली, एंड हमारे मार्क्स को सिक्योर करें। तो देखते हैं, इन चीजों को लेते हुए चलते हैं हम, देखते हैं कि पहला पैराजंबल हमारा क्या है। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। बाघ जो है वो कैट फैमिली के सबसे बड़े मेंबर्स हैं। दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। वो एशिया के कई भागों में मिलते हैं। दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। अंधेरे जंगलों में पाए जाते हैं, दोपहर में सोते हैं, दिन में सोते हैं। दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर बाय नाइट। रात में वो जंगली सुअर और हिरणों का शिकार करने के लिए निकलते हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग 3000 टाइगर्स रहते हैं। दिस स्पीसीज लुक स्पेक्टेकुलर एंड ग्रैंड एंड दे आर वेरी ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट्स। ये जो नस्ल है, प्रजाति है, बहुत ही देखने में दर्शनीय है एंड काफी भव्य दिखती है।
एंड अपनी चाल में काफी ग्रेसफुल है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट अ जंगल बैकग्राउंड। ये लगभग नामुमकिन होता है कि जंगल बैकग्राउंड में हम टाइगर्स को देख पाए, स्पेशली व्हेन दे आर स्टैंडिंग स्टिल, जब वो हिलडुल नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइप्ड कोट्स, क्योंकि उनके शरीर पे जो उनकी खाल है वो स्ट्राइप्स है, लकीरें हैं। अनलाइक मोस्ट कैट्स द टाइगर लाइक्स बेदिंग वेरी मच। बाकी बिल्लियों के से बिल्कुल उलट जो बाघ है उनको नहाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, 4 सेंटेंसेज है दोस्तों। देखिए बात किसकी की जा रही है, किसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है आपसे, टाइगर को, राइट। आपने सब्जेक्ट को पकड़ा, आपने सब्जेक्ट को क्या पकड़ा, टाइगर है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में बात की जा रही है दे, जिसकी बात पहले कर चुके हैं, तो ये हमारा फर्स्ट नहीं होगा। देन इट इज अज्यूम्ड दैट, ये हो सकता है, चांस है। तीसरा है इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम, यानी कि देम जिसकी भी बात कर रहे हैं वो पहले आ चुका है, राइट। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो पहला पार्ट है जिसमें टाइगर्स को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, या ऑप्शन सी है जिसमें बताया जा रहा है कि अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वर्ल्ड। तो गिनती पे तो बाद में जाएंगे, पहले इंट्रोड्यूस किस चीज से किया गया है, हमें इंट्रोड्यूस किया गया है किससे, टाइगर्स से। सो टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। ये जो सेंटेंस है ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट 1 ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, हम बात करें दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। ये बात की जा रही है टाइगर्स की हैबिट्स की, उनके रहने की, उनके शिकार करने की हैबिट की बात की जा रही है। एंड तीसरा, इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वर्ल्ड। टाइगर्स की गिनती बताई जा रही है टोटल में। तो देखिए पहले सेंटेंस में जो हमारा ऑप्शन 1 था, ए था, दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। यहां पे बताया जा रहा है कि इनकी हैबिटेट कैसी है, ये कितने हैं, तो कहां रहते हैं, यहाँ एशिया में पाए जाते हैं। दूसरी चीज बताई जा रही है टोटल संख्या कि 3000 टाइगर्स लिव इन द वर्ल्ड। तो एक सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पर, क्या कि वो एशिया के काफी भागों में पाए जाते हैं और दुनिया में लगभग 3000 टाइगर्स रहते हैं। सो आपका करेक्ट सीक्वेंस आपको बनता हुआ दिख रहा है ए के बाद सी, ठीक है। एंड वो काफी स्पेक्टेकुलर है दिखने में और ग्रेसफुल है अपनी मूवमेंट्स में। देन हम बात करते हैं दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर बाय नाइट। रात में शिकार के लिए निकलते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट अ जंगल बैकग्राउंड। अब देखिए यहां पर बोला गया है डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, एंड दोपहर में सोते हैं, और फिर कह रहे हैं कि हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है कि एक जंगल बैकग्राउंड में उनको देखा जा सके। तो जंगल बैकग्राउंड की बात तो बाद में आई, पहले बताया गया कि रहते कहाँ हैं, जंगल में है, राइट। उस जंगल में देखने की बात तो बाद में आती है। सो आपका यहाँ सीक्वेंस बनता है कि वो रहते कहाँ हैं, वो डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं। फिर आपको बताया जा रहा है कि अच्छा वो फॉरेस्ट में रहते हैं, इसलिए जंगल बैकग्राउंड में उनको देखना लगभग नामुमकिन है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका लास्ट में यहां पर आएगा। सो करेक्ट सीक्वेंस यहां बनेगा ए सी बी डी। ए में सबसे पहले टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, देन इंट्रोडक्शन के साथ बताया गया था कि एशिया के काफी पार्ट्स में रहते हैं, और सेकंड पार्ट में बोला गया कि दुनिया में लगभग 3000 टाइगर्स रहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकंड सीक्वेंस में आएगा सी, देन वो डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं बी, एंड उस फॉरेस्ट में रहने की वजह से जंगल बैकग्राउंड की वजह से हम उनको देख नहीं सकते। ये आ जाएगा फोर्थ, ए सी बी डी। ढूंढते हैं अपने ऑप्शन में ए बी सी डी बी ए सी बी डी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने यहां पर जो सीक्वेंस बना के चले हैं उसके अकॉर्डिंग ACBD का ही एक सीक्वेंस करेक्टली बन रहा है। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से हम इनको चेन बनाकर, सीक्वेंस बनाकर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फोर्थ सेंटेंस S1 to S4 पैराग्राफ बिलो सेंटेंसेस S1 एंड S4 आर गिवन। ठीक है, S1 एंड S4 सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे गिवन है। यहां पर करना क्या है, फिर हमें फ्रॉम द ऑप्शंस P, Q, R एंड S सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फॉर S2 एंड S3। ठीक है, S2 एंड S3 पोजीशन के लिए हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढने, किसमें से,
पी क्यू आर एंड एस में से। पहले पढ़ते हैं S1 एंड S4 क्या है। द मैन एंड द विमेन took their places after the initial mingling and immediately a surge of conversation filled the room। ठीक है, जो भी आदमी और औरतें थे उन्होंने शुरुआती मेलजोल के बाद अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, बैठ गए, एंड उसके बाद उस कमरे में एक बातचीत का, कन्वर्सेशन का समा बंध गया। ठीक है, S4 है, one or two of the women were actually bouncing up and down on the sofa cushions। ठीक है, एक या दो जो औरतें थी उनमें से वो एक्चुअली सोफा क्यूशंस पर उछल भी रही थी। तो बीच के S1 एंड S2 की बात करते हैं। हमने सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस में हमने देखा कि उनकी आपस में मेलजोल हो चुका था और उनकी बातचीत से कमरा कमरा भर चुका था उनकी बातचीत से। और फोर्थ में हमने देखा कि एक दो औरतें जो थी वो अपनी सीट पर उछल भी रही थी। ठीक है, यहां पर हम अब PQRS को पढ़ते हैं। तो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। ठीक है, यहां पर बैठने की पोजीशन की बात की जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि वो किस पोजीशन में या किस तरीके से बैठ रहे हैं, उनका सिटिंग पोजीशन यहां पर डिस्कस किया गया है। देखते हैं कि ये हमारे काम आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो किस तरीके से काम आएगा। P को एक बार को होल्ड पे रखते हैं। Q, एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली। इनकी मिंगलिंग तो हो चुकी थी हमारे अकॉर्डिंग। क्लचिंग देयर ड्रिंक्स, अपने जो उनके हाथ में ड्रिंक्स थे उसको हाथ से टाइट पकड़े हुए, एंड वॉकिंग हेयर एंड देयर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इधर उधर घूम रहे थे, जबकि पहले सेंटेंस में जो फिक्स है इनिशियल मिंगलिंग भी हो चुकी थी और एंड दे हैड टेकन देयर प्लेसेस, वो बैठ भी चुके थे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर Q जो है ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हमारी मिंगलिंग हो चुकी है पहले ही, एंड ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में मिंगल काफी ऑकवर्डली मिंगल हुए थे। ठीक है, यहां तक फिर भी समझ में आता है, लेकिन वॉकिंग हेयर एंड देयर, ठीक है, वो तो अपनी सीट ले चुके हैं। तो यहां पर S1 के बाद Q आना इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, देन R को पढ़ते हैं। सेवरल पीपल मेड अ लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कन्वर्सेशन कुड स्टार्ट। ठीक है, जब बातचीत शुरू होती उससे पहले कई लोग जो है वॉशरूम गए थे, ठीक, बाथरूम गए थे। सो यहां पर कह रहे हैं कि कन्वर्सेशन बिफोर द कन्वर्सेशन कुड स्टार्ट, बातचीत शुरू नहीं हुई, शुरू होने से पहले बाथरूम गए थे काफी लोग। लेकिन सेंटेंस 1 में बताया जा रहा है कि कन्वर्सेशन से पूरा कमरा भर चुका था, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी थी। सो ऑप्शन नंबर R भी सही नहीं लग रहा है। यहां पर देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर S क्या है। द मेन्स चेयर्स वर फार इनफ अवे फ्रॉम द विमेन्स काउचेस। देखिए यहां पर लिंक बन रहा है आपका, किस चीज में बन रहा है, P एंड S में लिंक बन रहा है। क्या लिंक बन रहा है, जो पुरुषों की कुर्सियां थी वो दूर थी किससे, जो औरतों के सोफे थे उनसे पुरुषों की कुर्सियां दूर थी, इसलिए दोनों पार्टीज जो थी उनको आगे झुकना पड़ रहा था और अपनी कोहनियों को अपने घुटनों पर रखना पड़ रहा था ताकि वो बात कर सके आगे झुककर। तो यहां पर P एंड S का एक लिंक है, क्योंकि उनकी कुर्सियां दूर थी इसलिए उनको आगे झुकना पड़ रहा था। तो यहां पे करेक्ट सीक्वेंस है, पहले S आएगा एंड देन P आएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन हमारा है वन और टू ऑफ द विमेन वर एक्चुअली बाउंसिंग अप एंड डाउन ऑन द सोफा कुशंस। यहाँ पे सोफा कुशंस की बात की गई एंड यहाँ काउचेज की बात की। जब विमेन काउचेज को हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद वहां पर सेम उन्हीं सोफाज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस होगा S2 में आना चाहिए एंड S3 में आना चाहिए P। देखते हैं हमारे ऑप्शंस को, P एंड R नहीं, गलत हो जाएगा, R एंड Q गलत हो जाएगा, QS गलत हो जाएगा, SP। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है क्या, S एंड P, क्योंकि सीक्वेंस जैसे हम बनाकर चले हैं उनकी इनिशियल मिंगलिंग हुई, बातचीत हुई, फिर बातचीत के बाद क्या है कि आदमियों की चेयर दूर रखी थी इसलिए वो क्या था, उनको झुकना पड़ रहा था, अपनी एल्बोज अपने घुटने पर रखने पड़ रहे थे। एंड उसके बाद क्या था कि कुछ एक दो औरतें अपने सोफे पर उछल भी रही थी। तो यहां पे आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आया है। तो इसका करेक्ट आंसर है S एंड P। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलवा रहा है।
सेंटेंसेज ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेज। ठीक है, ओके, चार ऑप्शन है ए बी सी डी। मैनी फिटनेस ट्रेनर्स एनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स। देखिए दोस्तों, यहां पर आ गया आपका दीज फूड्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर फूड है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इन इंक्लूड दीज फूड्स। तो यहां पर ये जो ऑप्शन ए है ये तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले किसी फूड को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसको तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल कर देंगे, दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल। ठीक है, तो काफी फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को प्रोत्साहित करते हैं इस खाने को, इन पदार्थों को अपनी डाइट में लेने के लिए, ताकि वो मसल बिल्ड कर सके। देखते हैं सेंटेंस 2 क्या कहता है। पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। देखिए यहां पर एक हमें सब्जेक्ट मिल रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम, पावर फूड्स की बात कर रहे हैं। यहां पर बोला गया था दीज फूड्स, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि कौन से खाने की बात की जा रही है, पावर फूड की बात की जा रही है। अब देखते हैं क्या ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है बी से स्टार्ट होते हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा एक बार को लेकर चलते हैं कि ये एक ऑप्शन ये हो सकता है हमारा करेक्ट, लेकिन यहां पर भी एक कैच है दोस्तों, इनको इंक्लूड किया जा सकता है एवरीडे डाइट में, और क्लाइंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो डाइट में इंक्लूड करें। तो यहां पर एक छोटा सा कैच है, अभी 100% श्योर नहीं है कि ऑप्शन बी से ही शुरू होगा क्या। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड्स इज ऑफ कोर्स नोइंग हाउ टू कुक देम प्रॉपर्ली। जो रहस्य है कि इन पावर फूड से ज्यादा क्या कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या है कि उनको कैसे सही तरीके से पकाया जाए, सीजनल प्रोड्यूस खरीदा जाए, एंड रिकॉग्नाइजिंग योर प्रेफर्ड फ्लेवर प्रोफाइल, और अपने टेस्ट के अनुसार उनको पहचाना जाए। तो यहां पर पावर फूड के बारे में बात हो रही है, तो ये इससे तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, ये तो डेफिनेट है। स्टार्ट तो हमारा होगा, हमारा सब्जेक्ट जो पावर फूड चल रहा है वहीं से। चौथा सेंटेंस देखते हैं। पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। देखिए यहां पर अब समझिए, वहां पर पावर फूड्स का उतने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। वहां पे पावर फूड्स को कहा जा रहा था कि इन पावर फूड्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, लेकिन सही इंट्रोडक्शन यहां मिला है जिसमें कह रहा है कि ये जो पावर फूड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हाई होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, फाइबर, पोटेशियम, मिनरल्स में। तो आपका करेक्ट जो इंट्रोडक्शन है वो कहां से हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी से हो रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी से आपके इस पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है। बी यहां पे ठीक है, अभी कट नहीं कर रहा हूं मैं इसे, ऑप्शन में बनाकर चलते हैं, लेकिन डी से हमने शुरुआत की। अब देखिए ऑप्शन को पकड़ते हैं, डी से अगर शुरुआत हो रही है तो डी के बाद बी या ए। तो पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम, मिनरल्स। पहले बी को देखते हैं। अब पावर फूड के बाद तुरंत दोबारा पावर फूड आया है। आपने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई नाउन आता है एक बार आने के बाद उसका रिपीटेशन रोका जाता है। ठीक है, रिपीटेशन रोका जाता है क्योंकि बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, वियर्ड हो जाता है कि जैसे राम इज अ स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, राम डज दिस, राम डज दैट, बार बार राम राम बोलेंगे एक के बाद एक तो काफी वियर्ड हो जाता है। तो बार बार पावर फूड्स बोलेंगे तो काफी वियर्ड हो जाएगा। सो बी के कम चांस लग रहे हैं मुझे। डी के बाद देखते हैं क्या है दूसरा, ए। पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम, मिनरल्स। ए पे है मैनी फिटनेस ट्रेनर्स एनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल्स। ओके, देखिए न्यूट्रिएंट्स की बात की, बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी डाइट में शामिल करें। सो यहां पर डी के बाद एक सीक्वेंस बनता दिख रहा है मुझे, डी के बाद आना चाहिए ए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि पहले पावर फूड्स की विशेषता बताई, उन विशेषताओं की वजह से फिटनेस ट्रेनर्स डाइट में इंक्लूड करवाने की कोशिश करते हैं। दो हो गए हमारे पास, देन देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, यहां पर बात की गई थी डाइट में इंक्लूड करने की। क्या बात की गई थी, डाइट में इंक्लूड करने की। इससे कनेक्टेड सेंटेंस कौन सा है, पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब वो बता रहा है कि कितने तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है। सो जहां पर ए के बाद है, यहां ए के बाद बी आ रहा है इस सीक्वेंस में, डी ए बी। सो इस वाले ऑप्शन को मैं कट कर रहा हूं
एंड यहां पर बन क्या रहा है, डी ए बी सी, ये ऑप्शन बन रहा है हमारे पास। सी को और पढ़ लेते हैं। जब आपने एक वैरायटी ऑफ वेज से पावर फूड्स को अपने एवरीडे डाइट में इंक्लूड करना शुरू किया, उसके बाद क्या बताता है, कर सकते हैं, उसके बाद बता रहा है द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड्स। ठीक है, जब आपने अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया तो आप उससे न्यूट्रिएंट्स भी चाहेंगे, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स चाहेंगे। वही चीज बताना चाह रहे हैं कि इनका सीक्रेट क्या है, कि कैसे उनको प्रॉपर्ली कुक करें, क्या सीजनल प्रोड्यूस खरीदे, आपके फ्लेवर के अकॉर्डिंग प्रोफाइल एक बनाई जाए। तो बी के बाद ऑप्शन सी का एक करेक्ट सीक्वेंस यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 2, डी ए बी सी। आई होप ऐसे आप एक सेंटेंस के बाद दूसरे को कनेक्ट करते हुए अच्छे से पहचान पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, पैरा जंबल की तरफ हम चलते हैं, पीक्यूआरएस की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास। शायद बीच में छूट गया दोस्तों, नहीं ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 वैसे टाइप हो रखा है। यही है हमारा नेक्स्ट। तो यहां पर क्या कह रहा है हमारे पास, ये जंबल्ड ऑर्डर में है, इनको अरेंज करना है हमने करेक्ट ऑर्डर में मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए। तो देखते हैं, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स, ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स। जो आपके हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं वो कार्बन के डस्टबिन बनते हैं, कार्बन को खत्म करते हैं, उनके इफेक्ट को खत्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इफेक्ट किसका, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट का। ट्रीज तो यहां पर एक इंट्रोडक्शन हो सकता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज का। आगे देखते हैं, ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ। अब हेल्दी पे तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले तो पेड़ होना जरूरी है, राइट। सो इसकी बजाय करेक्ट आपका इंट्रोडक्शन कहां पे हो रहा है सब्जेक्ट का, ऑप्शन नंबर बी में। ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स एंड bark they absorb harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बी से शुरुआत होती सही लग रही है मुझे। नंबर सी है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ स्तर है किस वजह से, डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से, वो क्या करता है कि जो गर्मी होती है उसको एटमॉस्फेयर में रोक लेता है, ट्रैप कर लेता है। एंड चौथा है इन अर्बन एनवायरमेंट्स ट्री एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्वीप अप पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक। तो अर्बन एनवायरमेंट में जो पेड़ होते हैं वो इन गैसेज को, इन स्मोक पार्टिकल एंड डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन किस चीज से हो रहा है, ट्रीज से हो रहा है। ट्रीज होंगे उसके बाद ही हेल्दी ट्रीज की बात करेंगे, सबसे पहले तो पेड़ चाहिए। सो फर्स्ट सेंटेंस आपका बी से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, BDCA, DBAC, CDAB। ओके, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपका बी से स्टार्ट हो रहा है, यहां से पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यहां से आपको यहीं से क्लियर हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, तो देखिए आपका ये ऑप्शन तो क्लियर हो गया आपको कि बी क्यों आया स्टार्टिंग में। अब डी एंड सी को पकड़ के देखते हैं, तो देखिए एंड ए को भी देखते हैं। तो देखिए यहां पर सी में एक बात बोली गई थी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीजिंग लेवल है डिफोरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल का, ये एटमॉस्फेयर में गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं। एंड ऊपर बोला जा रहा है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखिए जब गर्मी को ट्रैप किया जाएगा एटमॉस्फेयर में तो आपका क्लाइमेट चेंज होगा ना। उस क्लाइमेट चेंज के ही तो इफेक्ट्स की यहां पे बात की जा रही है। तो यहां पर एक सीक्वेंस ये बन रहा है कि सी जो है वो ए से पहले आना चाहिए, सी ए से पहले आना चाहिए, जो इस ऑप्शन में करेक्ट बैठ रहा है, राइट। सो यहां पे आपका सेंटेंस नंबर 1 बी से स्टार्ट हो रहा है, सी ए से पहले आ रहा है। आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से ये चीज बन रही है आपके लिए। तो देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये वाला पैरा जंबल थोड़ा सा टफ दे दिया है, लेंदी सेंटेंस दे दिए हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट दे दिया गया है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड थोड़ा सा जो वर्ड्स हैं उनका अच्छा लेवल रखा गया है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उतना ही आसान भी बना दिया गया है
कि एक सिंगल ऑप्शन है जिसको बी से स्टार्ट करके दिया है एसएससी ने, राइट। सो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में जाने के बजाय ऑप्शन का सहारा लेंगे इसमें, एंड एक सेंटेंस जिससे शुरुआत होनी है उसको हमने पकड़ा एंड वहीं से हमारा करेक्ट आंसर निकल आया। सो आई होप आपको इस तरीके से भी करने में आसानी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ऑप्शन को भी देख के चलिए, जैसे ही आपने पैरा जंबल देखा, एक दो सेंटेंस पढ़ने के बाद आप ऑप्शन को भी देखने की कोशिश कीजिए कि वहां पर ऑप्शन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या हिंट देना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो। ये 5 होगा और पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो 4 था। गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, वही चीज है कि हमें करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस में ये बना के चलना है। तो देखिए ऑप्शन 1 पढ़ते हैं सेंटेंस फर्स्ट। दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रेल्म्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। किसकी बात की जा रही है? देखो शेक्सपियर और होमर जो है इनके टाइम पीरियड में, इनके साम्राज्य में भी वो अनडिफीटेड हैं। कौन हमें नहीं पता, तो ये सेंटेंस तो पहला होगा नहीं, क्योंकि ये किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। सो क्या कोई ए से स्टार्ट हो रहा है? इसको तो काट दो, सीधा सीधा गलत हो गया है। देन इंडिया इज ए कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोग ऐसे भरे हुए हैं जो विविध तरीकों से बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग, कहानियां बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा है कि इंडिया का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्या कहता है? एडिशनली। देखिए एडिशनली आया तो यानी कि कोई बात बोली गई है उसके अतिरिक्त, तो ये भी जो है पहला पार्ट, पहला सेंटेंस नहीं बन सकता हमारा, तो सी वाला भी हम काट देंगे। सी से कोई बन भी नहीं रहा है, कोई इश्यू नहीं है। Additionally, the philosophical discourse and discussions on various dilemmas of life associated with the Bhagavad Gita are highly appreciated by scholars from all over the world. ठीक है, यहाँ पर भगवत गीता की बात की जा रही है। भगवत गीता के जो फिलोसॉफिकल कोर्स है एंड उससे रिलेटेड जो डिलेमाज है, जो कंफ्यूजन्स हैं लाइफ के, जो भगवत गीता से एसोसिएटेड है, उसकी बात की जा रही है। तो देखते हैं ये सेंटेंस कहां पर फिट होगा। ऑप्शन डी, महाभारत एंड रामायण। ओके, देखिए यहां पे पढ़ते ही देखा आपने कि महाभारत और रामायण को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। आर टू ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ कोलोसल वर्क्स दैट अनक्वेश्चनेबली एंजॉय द वर्च्यू ऑफ बीइंग पीक सोर्सेज फॉर द कल्चरल इथोस ऑफ द कंट्री। देखिए क्या है, द कंट्री क्या आया है कि महाभारत और रामायण जो है वो बहुत अच्छे दो एग्जाम्पल्स हैं संरचना के, काव्य रचना के, जो अब भी अपने कंट्री की जो कल्चरल इथोस है उसको ड्राइव करते हैं आज भी। कौन सी कंट्री? जिस कंट्री की पहले बात हो चुकी। सो ये जो द कंट्री है, यहां से पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि जिस भी कंट्री की बात कर रहे हैं वो पहले बात हो चुकी है। पहले किस कंट्री की बात हुई थी? पहले बात हुई थी हमारे इंडिया की, हमारे प्यारे भारत की। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये डेफिनेटली इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग कर रहा है। सो बी वाले हम रख लेंगे एंड डी वाला हम हटा देंगे। ठीक है, बी वाला हमने रख लिया, डी वाला हमने हटा दिया है। इंडिया इज ए कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग है। अब हम बात करते हैं क्या इसमें आगे अगर देखें, दे स्टैंड अनडिफीटेड। ये दे किसके लिए आया है? प्लूरल है। हमारा महाभारत और रामायण के लिए क्या आया है? यहां पर दे आया है कि दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रेल्म्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। सो इतना आपको क्लियर है कि ए जो है वो डी के बाद आएगा। पहले डी आएगा उसके बाद ए आएगा। तो आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें स्टार्टिंग बी से हो एंड ए जो है डी के बाद आ रहा हो। ए डी के बाद आ रहा है, यहां ए डी से पहले आ रहा है। सो ये ऑप्शन आपका सीधा सीधा कट जाएगा एंड ऑप्शन नंबर 2 बी डी ए सी, ऑप्शन नंबर 2 बी डी ए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले इंडिया को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद इंडिया में महाभारत और रामायण लिखी गई है, इनका इंट्रोडक्शन हुआ है एंड फिर महाभारत रामायण के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि शेक्सपियर और होमर के टाइम पर भी ये अनडिफीटेड है। एंड देन लास्ट ऑप्शन है एडिशनली, कि ये जो भगवत गीता वाला पार्ट था ये लास्ट में आ रहा है। सो बी डी ए सी
ये आपका करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा BDAC। आई होप इस ऑप्शन से आप इस चीज को सही से पकड़ पाए हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखते हैं इसका क्या क्या कह रहा है ये। सेंटेंसेज ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। ठीक है भैया। द प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज फ्रॉम दोज ट्रायल्स। देखिए दोज ट्रायल्स आया, यानी कि जिन ट्रायल की बात की जा रही है वो पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, पहले उन ट्रायल्स को ढूंढते हैं। Those trials known as Nuremberg Code are broadly applicable to many types of health related research involving human participants including clinical trials। आगे का छोड़ो, those trials को पढ़ते हैं कि ट्रायल्स की कहां बात हुई है। सेंटेंस बी में कहता है, the growing breadth and complexity of contemporary health challenges have produced a range of difficult questions that cannot always be adequately addressed by relying exclusively on existing policies, guidelines और codes of conduct। ठीक है, यहां पर भी कहीं पर भी हमारे पास उन ट्रायल्स की बात नहीं हुई है। रीसेंट फॉर्मल एफर्ट्स, तो देखिए रीसेंट एफर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आया है जब एफर्ट्स आ चुके हैं उसके बाद की बात की जा रही है। लेकिन देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं। सेंटेंस तो पैराग्राफ तो स्टार्ट नहीं हो रहा है यहां से, क्योंकि ये एफर्ट्स की, रीसेंट एफर्ट्स की बात की जा रही है, तो रीसेंट एफर्ट्स से पहले भी कुछ चला होगा। रीसेंट फॉर्मल एफर्ट्स टू आर्टिकुलेट international standards of ethics applicable to health and healthcare can be traced to Nuremberg trials। मिल गया हमें, Nuremberg trials of 1947। so हमारा Nuremberg trials of 1947 यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है। इस ट्रायल के लिए ही ये दोज ट्रायल्स वर्ड आया था। so इतना आपको यहां से देख के पता चला है कि ये जो ऑप्शन सी है ये ऑप्शन ए से पहले आना चाहिए। ऑप्शन सी ऑप्शन ए से पहले आएगा, कम से कम इतना देखेंगे। ऑप्शन सी ए से पहले आया, ये कट जाएगा क्योंकि इसमें ए सी से पहले आया था। यहां भी ए सी से पहले आया है, यहां भी ए सी से पहले आया है, तो ये तो ऑप्शन सीधे सीधे कट गए। ज्यादा देखिए, जितना ज्यादा टिपिकल या टफ बनाया एसएससी ने, ऑप्शंस उतने ही आसान दे दिए कि ऑप्शंस को उठाओ एंड कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर देखना चाहते हो तो देख लेते हैं, आखिरी सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। एथिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ कवर टॉपिक्स एज डाइवर्स एज मॉरल इश्यूज अराउंड रिप्रोडक्शन, स्टेट ऑब्लिगेशंस एंड डैश डैश डैश। तो देखिए यहां पर इंट्रोडक्शन हुआ है किसका, एथिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। ये आपका यहां तक का सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका ये है, डी के बाद सी और ए को आप पकड़ चुके हो कि पहले सी आया उसके बाद ए आना चाहिए, एंड लास्ट में फिर आप कह रहे हो कि चैलेंजेस क्या है। पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने सी और ए में देखा तो यहाँ पे दो ट्रायल्स था, इससे पहले न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स आना चाहिए, सी आया ए आया, सब कुछ हो गया। उसके बाद की वो चैलेंजेस की बात कर रहा है कि अब क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी सी ए बी। ऑप्शन से पकड़ना सीखो दोस्तों, ऑप्शन से पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरीके से हम पीक्यूआरएस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या कोई हमारे पास? ठीक है, ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने डिस्कस किया है वेरियस पीक्यूआरएस क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल ने 2 मार्च के एग्जाम में पूछे थे। आई होप यहां से आपको एक इंसाइट मिला है कि हम किस तरीके से पीक्यूआरएस क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। मिलते हैं अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन में हम कुछ और नई चीज लेके आएंगे, एग्जाम का कोई और पार्ट लेके आएंगे जिसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।